हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे तापमान। हमने इससे पहले वायुमंडल वाला टॉपिक क्लियर कर लिया है, ठीक है, पूरा कंप्लीट ही कर लिया है इसको। और सूर्य ताप वाला भी पढ़ लिया है। तो आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तापमान या टेम्परेचर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो तापमान का थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लेते हैं। तापमान का मतलब क्या है? वायुमंडलीय ताप से है यहाँ पे मतलब, ठीक है। हम वायुमंडलीय ताप के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल के ताप का प्रधान स्रोत क्या है? सूर्य ही है। जो भी हमें तापमान प्राप्त होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ही प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से कम होता है, अप्रत्यक्ष रूप से अधिक होता है, ठीक है। लेकिन सूर्य से वायुमंडल को ताप की थोड़ी सी मात्रा ही मिल पाती है प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें, जबकि अधिकांश ऊष्मा पार्थिव ऊर्जा से ही प्राप्त होती है। ये क्या बात हुई भाई? देखिए, ये जैसे पृथ्वी की सतह है, यहाँ से सूर्य से ऊर्जा आ रही है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या करेगी? कई सारे ऊर्जा जो इस ऊष्मा को है वो अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो इस आने वाली ऊष्मा से ये जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है हम तक सूर्य की, ठीक है, तो ये पृथ्वी से टकरा करके क्या हो जाती है? सीधी परावर्तित हो जाती है, ठीक है। लेकिन कई सारा भाग जो है वो क्या पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, और उसके बाद में, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वो वापस बाहर निकाल दी जाती है, जिससे वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है। तो जो सूर्य से आने वाली ऊष्मा है उससे बहुत कम मात्रा में ही वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। अब परंतु प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से वायुमंडल को ताप की थोड़ी सी मात्रा ही मिल पाती है, जबकि अधिकांश ऊष्मा पार्थिव ऊर्जा से ही मिल पाती है। पार्थिव ऊर्जा का मतलब जो पृथ्वी की सतह रिलीज करती है ना, वो ऊर्जा, उससे अधिकांश ऊष्मा मिलती है और वायुमंडल गर्म होता है, ठीक है। वायुमंडल सूर्य और पृथ्वी से अलग अलग रूप में ताप ग्रहण करता है, ध्यान रखना, और उसका विसर्जन भी करता है। वायुमंडल के गर्म और शीतल होने की क्रिया मुख्य रूप से सीधे सौरिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से परिचालन संवहन विकिरण की विधियों से संपादित होती है। हमारे वायुमंडल को गर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है, ठीक है, वो ऊर्जा कैसे मिलती है? परिचालन से मिलती है, संवहन से मिलती है, विकिरण से मिलती है। ये सारे टॉपिक हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रत्येक सूर्यताप से वायुमंडल थोड़ा सा ही गर्म होता है, लेकिन वो होता किस प्रकार से है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सूर्य से जो विकिरण प्राप्त होती है हमें, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, यहाँ से जो विकिरण प्राप्त हो रही है, ये विकिरण लघु तरंगों के रूप में होती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किन तरंगों के रूप में होती है? लघु तरंगों के रूप में होती है। और वायुमंडल में स्थित जलवाष्प और बहुत सारे कण होते हैं, इनसे सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषित कर लिया जाता है। हमारी पृथ्वी है, उसका ये वायुमंडल है, उसमें जलवाष्प, धूल मिट्टी के कण, गैसें, कई प्रकार के तत्व होते हैं, ठीक है। तो सूर्य से जैसे ही ऊष्मा आती है, ऊर्जा आती है, तो उसका 14% भाग, बिल्कुल याद रखिएगा, कितना परसेंट? 14% भाग इन कणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। और लगभग 7% वायुमंडल के निचले भाग में 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैल जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है कि इस न्यून मात्रा द्वारा वायुमंडल का गर्म होना अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है। समझ गए इस बात को? ठीक है। अब हम देखते हैं कि परिचालन क्या होता है। परिचालन के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा। आपने पहले पढ़ा होगा, जब आप स्कूल में थे तो उस समय आपने देखा होगा कि ये एक लोहे की रोड होती है, आपने इसे प्रयोग किया होगा। इसको ईंटों के नीचे ऐसे दबा देते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, कोई मोमबत्ती द्वारा इसको गर्म करते हैं। तो ये वाला, और फिर यहाँ पे कुछ मोम के टुकड़े लगा देते हैं। तो इस भाग को गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे ये भाग गर्म हो जाता है, और फिर उसके बाद में ऊष्मा ठंडे भाग की तरफ स्थानांतरित होती है। तो जैसे ही
ऊष्मा स्थानांतरित होगी तो ये लोहे की रोड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, गर्म होती जाएगी। पहले यहाँ सबसे ज़्यादा गर्म है, उसके बाद में ये ऊष्मा इस तरफ जाएगी, तो यहाँ पर इस भाग को गर्म करेगी, फिर मोम का टुकड़ा पिघल के गिर जाएगा, ठीक है। फिर ये भाग गर्म होगा, फिर ये भाग गर्म होगा। तो ये क्या है, ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है एक भाग से दूसरे भाग की ओर, ठीक है। यही क्या है, परिचालन होता है, ठीक, समझ गए। तो परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है, समझ गए। एक अणु गर्म होगा, फिर उसके संपर्क में दूसरा अणु आएगा तो वो भी गर्म होगा, उसके संपर्क में तीसरा आएगा तो वो भी गर्म होगा। तो इस प्रकार से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, इसी को परिचालन कहते हैं। यह कब होता है, जब दो वस्तुओं के तापमान में विभिन्नता होती है, दोनों वस्तुओं का तापमान अलग अलग होता है, यानी दोनों अणुओं का तापमान। कब तक चलती रहती है क्रिया, जब तक कि दोनों वस्तु का तापमान या दोनों अणुओं का तापमान समान नहीं हो जाए, ठीक है। सामान्य नियम के अनुसार देखें तो दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या हो जाती है, सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करती है और अत्यधिक गर्म हो जाती है। अब इसके ऊपर देखो वायुमंडल की परत भी है, ये पूरा क्या है, वायुमंडल की परत है, और ये क्या है, पृथ्वी है। अब यहाँ पर ये सतह गर्म हो गई सूर्य से आने वाली ऊष्मा के कारण। अब क्या होगा, इसके संपर्क में आने वाली ऊपर की वायु क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फिर उससे ऊपर की वायु इस वायु के कारण गर्म हो जाएगी, इससे ऊपर की वायु इस वायु के कारण गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होता है, तापमान ऊंचाई पर जाने पर देखो कम हो रहा है। ध्यान रखना कि यहाँ पर तापमान सर्वाधिक है, लेकिन जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे तापमान क्या होएगा, कम होएगा। इसका कारण आप समझ गए ना, क्योंकि धरातल के संपर्क में जो वायु होती है वही क्या होती है, सर्वाधिक गर्म होती है परिचालन के कारण, ठीक है। तो सामान्य नियम के अनुसार अगर आप देखेंगे तो जब दिन में पृथ्वी की ऊपरी सतह सौर्यिक विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त करती है और अधिक गर्म हो जाती है, तो उसके संपर्क में आने वाली वायु धरातल से ऊष्मा का गमन होने लगता है, जिस कारण हवा कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। वास्तव में वायु ऊष्मा का अच्छी चालक नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना, जिस कारण धरातल से केवल कुछ फीट तक की वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो पाता है। समझ गए होंगे इस बात को आप, बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, विकिरण। अब विकिरण क्या होता है कि कोई भी वस्तु निश्चित ताप पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगे प्रसारित करती है, ठीक है। समझ गए होंगे आप कि कोई भी वस्तु है, जैसे कोई लोहे की वस्तु बहुत अधिक गर्म होगी तो उसके आसपास आपको ऊष्मा देखने को मिलती है। समझ गए ना, कि कोई भी वस्तु अगर गर्म होती है तो अपने आसपास वो ताप का क्या करती है, विसर्जन करती रहती है, ठीक है। और इसे ही क्या बोलते हैं, विकिरण कहते हैं। अब विकिरण लघु तरंगों के रूप में हो सकता है और दीर्घ तरंगों के रूप में भी हो सकता है, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार और तापमान पर क्या करता है, निर्भर करता है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है और किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण कृष्णिका या ब्लैक बॉडी कहते हैं। आपने ये सब तो पढ़ा होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप इस बात को। कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, जो कि अपने पास आने वाले जो भी ऊष्मा या जो भी ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो संपूर्ण क्या कर देगी, परावर्तित कर देगी किसी भी तापमान पर, या विकिरण कर देगी, तो उसको पूर्ण कृष्णिका कहते हैं। इसका मतलब ये मत मान लिएगा कि उसका रंग काला होगा, काला बिल्कुल नहीं है। जैसे एक हिम है, हिम कैसे है, हिम बर्फ़ होती है और बर्फ़ एकदम सफ़ेद रंग की होती है, लेकिन हिम भी क्या है, एक पूर्ण कृष्णिका है, ठीक है, क्योंकि वो अपना पास आने वाली संपूर्ण ऊष्मा को क्या कर देती है, विकिरण कर देती है, ठीक है। अब देखिए चौथा है संवहन। संवहन के द्वारा भी तापमान वायुमंडल कैसा होता है, गर्म होता है। तो सौर्यिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु क्या हो जाती है, गर्म होकर उठ जाती है। ये क्या है, धरातल है। अब धरातल पर क्या आ रही है, सौर्य विकिरण आ रही है। अब इसके कारण धरातल का ये ऊपरी भाग क्या हो जाएगा, धरातल का ऊपरी भाग गर्म हो जाएगा, ठीक है। गर्म हो जाने के बाद में क्या होगी कि इसके ऊपर के संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाने के बाद वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी।
क्योंकि गर्म वायु हमेशा क्या होगी, ऊपर की तरफ ही उठती है जब वो गर्म हो जाती है। ठीक है, समझ गए इस बात को। ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी, हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाने के ऊपर जाने के बाद में क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि ऊंचाई पर जाने के साथ तापमान कम होता है। जैसे आप धरातल पे जाओगे तो धरातल पर सर्वाधिक तापमान होता है, लेकिन धरातल से ऊपर जाने पर तापमान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऊपर जाकर वायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और फैल जाएगी। फैल करके अब यहाँ पर देखिए नीचे वाली तरफ यहाँ की वायु गर्म थी जो कि ऊपर उठ चुकी है। अब यहाँ पर वायु की कमी हो गई। अब ये जो ऊपर जो वायु गई है यही क्या करेगी, इस ठंडी वायु का स्थान ले लेगी। तो और फिर गर्म होकर के फिर ऊपर उठ जाएगी। तो ऐसे क्या करेगा, एक चक्र चलता रहेगा, इसी को क्या बोलते हैं, संवहन कहते हैं। तो सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और गर्म हो जाने के बाद ऊपर उठती है और फैलकर हल्की हो जाती है। इसके ऊपर स्थित वायु कैसी होती है, ठंडी होती है, जिसके कारण भारी होने से वो नीचे उतरती है, और नीचे उतरने से क्या होता है, सिकुड़ जाती है और भारी हो जाती है, और धरातलीय तापमान से फिर गर्म होकर ऊपर उठती है। हमने बात कर ली पहले। और इस तरह वायुमंडल में संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण होते रहने से वायुमंडल ऊंचाई तक गर्म हो जाता है। समझ गए इस बात को। यहाँ से ये धरातल है, यहाँ से वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी। तो गर्म वायु इस वायुमंडल को गर्म करेगी, इसको भी गर्म करेगी, इसको भी गर्म करेगी। तो जैसे गर्म वायु ऊपर उठती है तो वायुमंडल भी क्या होता है, गर्म होता है। और इसी तरह धरातल पर क्षैतिज तरंगों का निर्माण होता है। क्षैतिज तरंगों का मतलब क्या है, अब जैसे वो फैल चुकी ऊपर जा कर के, अब कहीं ना कहीं तो भारी होकर नीचे उतरेगी ना, तो ठंडी होकर भारी हो जाती है और भारी होकर के नीचे उतरती है। अब इस जगह पर क्या हो गया, निम्न दाब हो गया। निम्न दाब क्यों, क्योंकि यहाँ पे धरातल पे गर्म होकर वायु ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। अब यहाँ पर उच्च वायु दाब हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पे, क्योंकि यहाँ पर वायु नीचे उतर रही है। अब वायु क्या करेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, क्योंकि इस जगह पर निम्न वायु दाब होने के कारण निम्न वायु दाब हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो हवाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ चुकी है, तो यहाँ पे वायु कम है, तो खाली स्थान हो गया है, तो इसको भरने के लिए उच्च दाब से पवनें आती है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, संवहन तरंगे कहा जाता है। इसके अलावा वायुमंडल कुछ अन्य गौण विधियों से भी गर्म होता है। सौरिक और पार्थिव ऊष्मा का कुछ भाग वाष्पीकरण और संघनन के रूप में लगा रहता है, और इस तरह संघनन की गुप्त ऊष्मा भी क्या हो जाएगी, वायुमंडल को गर्म करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम पढ़ेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।